Hello students, welcome to VATS ICS. Myself Abhishek Mishra, Faculty of Political Science and International Relations. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके इंटरनेशनल रिलेशंस से एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं, जनरल स्टडीज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शनल के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत न्यूज में रहा। चलिए पहले देखते हैं किस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, फिर आपको उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो दिस इज द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और कलेक्टिवली यू कैन से टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जो हमारी यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा काम्बोज जी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एड्रेस कर रही थी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग को। तो वहां पर जो मीडिया वाले थे उन्होंने इनसे डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बोला दैट इंडिया डजंट नीड टू बी टोल्ड व्हाट टू डू ऑन डेमोक्रेसी। भारत को ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, भारत को ये कोई सिखाए ना कि लोकतंत्र पर उसे क्या करना चाहिए। विश्व में भारत की पहचान ही एक लोकतांत्रिक देश के तौर पे की जाती है और वर्ल्ड में इंडिया को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो इंस्टीट्यूट है आपका, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत न्यूज में आ गया, बहुत चर्चा में। अब इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से देखिए आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके जीएस में भी क्वेश्चन बनेगा, प्लस अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उसमें भी आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आईआर की पार्ट में आपको ये टॉपिक पढ़ना होता है। अब जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कॉन्टिन्यूअसली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे, फंक्शनिंग पूछ देंगे, सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं, रेलेवेंस पूछ देंगे, आपसे चैलेंजेस पूछ देंगे। प्लस अगर आप यूएन का एक पार्ट देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और भारत लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात करता आ रहा है। इंडिया ऑलवेज बिलीव्स इन मल्टीलैटरलिज्म, मोर रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया लगातार कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने की बात कर रहा, भारत का रिप्रेजेंटेशन वहां बढ़ना चाहिए और देशों का रिप्रेजेंटेशन और कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस रिफॉर्म से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सॉरी। तो इसी रिफॉर्म से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं सारी चीजों को डिस्कशन में उठाएंगे और देखेंगे और समझेंगे कि यूएनओ कैसे बना, क्या इसका हिस्ट्री रहा, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसमें क्या काम होता है, इंडिया कैसे रिफॉर्म्स की बात कर रहा है और इंडिया को क्या मिलेगा अगर ये रिफॉर्म हो जाता है, तो व्हाट ऑल इंडिया विल गेट, हमें क्या मिलेगा और क्यों हम इस रिफॉर्म के इतने बड़े एक सपोर्टर हैं और इंडिया को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जो मांग रहा है। इन्हीं सब चीजों पे आज डिस्कशन होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं, देखते हैं ये स्टेटमेंट जो काम्बोज जी ने दिया वो क्या है। तो भारत को एक्चुअली में क्या हुआ कि भारत को 1 दिसंबर 2022 को मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मिली है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की। तो महीने में जो 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 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें एक्चुअली में जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर है और इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबरशिप 2 साल के लिए मिली थी, जो कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। अब जब जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो मंथली एक्चुअली में प्रेसिडेंसी गेन करते हैं। तो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिसंबर मंथ की प्रेसिडेंसी मिली है। अब उस प्रेसिडेंसी के अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जो इंडिया को वहां पर ऑर्गेनाइज करने हैं, रिलेटेड टू टेररिज्म और रिलेटेड टू इंटरनेशनल इश्यूज। तो उसी मीटिंग, उसी प्रेसिडेंसी को गेन करते हुए इंडिया की जो वहां पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है काम्बोज, दैट इज शी इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क।
तो वहीं पर जब वो मीडिया को एड्रेस कर रही थी तो उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर ये बात बोली कि इंडिया को डेमोक्रेसी सीखने की किसी से जरूरत नहीं है और ना दुनिया को इंडिया को सिखाना चाहिए कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक तरीके से कैसे रहा जाता है। भारत तो दुनिया को सिखाता है कि लोकतंत्र क्या है। हमने दिया दुनिया को लोकतंत्र और दुनिया वाले आज हमको लोकतंत्र सिखाएंगे, ये इंडिया को एक्सेप्ट नहीं। तो रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, शी सेड, to that I would like to say that we don't need to be told what to do on democracy. India is perhaps the most ancient civilization in the world, as all of you know. In India, democracy had roots going back to 2500 years. भारत का लोकतंत्र तो 2500 साल पुराना है, उन्होंने बोला। We were always a democracy. हम तो हमेशा से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहे, हम तो हमेशा से एक डेमोक्रेसी में रहे। Coming down to very recent times, we have all the pillars of democracy, that is legislature, the executive and the judiciary. भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में तीनों डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स प्रेजेंट हैं और तीनों बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली अपना काम करते हैं। That is the legislature, the executive and the judiciary. And in fact, India also has the fourth pillar, that is the press. और भारत में तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है हमारे देश में, जो कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। तो दुनिया को, भारत को लोकतंत्र का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। भारत बल्कि दुनिया को बताता है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक देश को कैसे रन किया जाता है सक्सेसफुली। एंड वेरी वाइब्रेंट सोशल मीडिया, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। सो द कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में हर साल 5 साल पे हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। हर 5 साल पे हमारे क्या चुनाव होता है, जो विश्व में सबसे बड़ा चुनाव है, जहां पर एवरीवन इज फ्री टू से एज दे विश एंड प्लीज, एंड दैट इज हाउ आवर कंट्री फंक्शन, जहां हर व्यक्ति को यह आजादी है कि वो अपनी बात कह सकता है, अपनी राय रख सकता है। इट्स रैपिडली रिफॉर्मिंग, भारत लगातार सुधार पे सुधार कर रहा है, लगातार ट्रांसफॉर्मिंग एंड चेंजिंग, एंड द ट्रेजेक्टरी हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। एंड आई डोंट हैव टू से दिस, you don't have to listen to me, others are saying this. उन्होंने कहा कि आपको ये बात मुझसे सुनने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ना सुनिए, आप दूसरों को सुनिए। दूसरे लोग कहते हैं, दुनिया में दूसरे लोग कहेंगे, दूसरे देश कहेंगे कि भारत एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर तीनों पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बड़ी ईमानदारी से सेपरेशन ऑफ पावर के रूल को फॉलो करते हुए, चेक एंड बैलेंस को फॉलो करते हुए काम करते हैं, और जहां पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हर 5 साल पे हम अपने देश में बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। और अभी इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे रिफॉर्म किए जाए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो प्रिसाइड करेंगे ओवर द सिग्नेचर इवेंट इन द काउंसिल ऑन बिल्डिंग अ न्यू ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म एंड द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच एंड द वे फॉरवर्ड। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा सपोर्टर है। हम एक फोररनर टाइप के हैं। हमने हमेशा से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की एडवोकेसी की है, वकालत की है। अब भारत का मानना है कि मल्टीलैटरलिज्म को वहां पे प्रमोट करना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि ये मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है। सो दिस वाज द न्यूज दैट इज रिलेटेड टू दैट स्टेटमेंट ऑन डेमोक्रेसी। ना अब इस करंट का ये इसका हिस्टोरिकल एरिया हो गया कि यूनाइटेड नेशन कैसे बना था, क्या है क्या नहीं। अब हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन कैसे अपने एग्जिस्टेंस में आया, कौन कौन से इसके पिलर्स हैं, क्या ये काम करता है, क्यों बनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया, जिसकी वजह से विश्व में जबरदस्त तबाही हुई थी, जो कि बहुत डिवास्टेटिंग इन नेचर था। अब क्योंकि दुनिया में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, कोई इस तरीके की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सके और देखिए कि आपस की जो कंट्रीज हैं वो इस तरीके से न लड़े कि कोई एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, delivering humanitarian aids,
प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉस। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका बेसिक काम क्या है? तो इसका बेसिक काम है कि विश्व में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। जैसे मैंने आपको बताया ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, तो इसका ऑब्वियस सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे, लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम हो सके और अंतरराष्ट्रीय लॉस को अपहोल्ड किया जा सके, लोग उसको माने। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। नाउ जो यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन उसका ये ब्रीफ हिस्ट्री है, दैट इज इन 1989 द इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द हेग टू इलैबोरेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेटलिंग क्राइसिस पीसफुली, प्रिवेंटिंग वॉर एंड कोडिफाई रूल्स ऑफ वॉरफेयर। तो ये तय हुआ इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में जो हेग में हुआ था कि कोई भी अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस क्राइसिस को पीसफुली जो है वो सॉल्व किया जाए, जिससे कि कोई युद्ध वगैरह लड़ाई वगैरह ना हो पाए। It adopted the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes and established the Permanent Court of Arbitration, which began work in 1902. The court was a forerunner of UN International Court of Justice. The forerunner of the United Nations was the League of the Nations. Actually में जब यूनाइटेड नेशन नहीं था तो उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ द नेशन बना था, उसी को फोररनर कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस का। An organization conceived in the circumstances of First World War, मैंने बताया ना कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। And establishment in 1919 under the Treaty of Versailles to promote international cooperation and to achieve peace and security. तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के तहत, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस और स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात की गई। द नेम यूनाइटेड नेशंस, ये जो नाम है यूनाइटेड नेशन, ये बेसिकली क्वाइंड हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे फॉर्मर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने इसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा। अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन वाज साइंड इन 1942 बाय 26 नेशंस। तो जो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ, ये 1942 में 26 देशों ने साइन किया था, प्लेजिंग देयर गवर्नमेंट्स टू कंटिन्यू फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द एक्सिस पावर्स एंड बाउंड देम अगेंस्ट मेकिंग अ सेपरेट पीस। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन in 1945 conference held in San Francisco and was attended by the representative of 50 countries and signed the United Nations Charter. The United Nations Charter of 1945 is the foundation treaty of United Nations as an intergovernmental organization. Now this point is very important for your prelims examination. याद रखिएगा, इसको GS में आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है 1945 का इज द फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशन कैसी संस्था है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स क्या है? जनरल असेंबली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन सेक्रेटरीट है। ये सभी जो ऑल 6 ऑर्गेनाइजेशंस है, इन सब 1945 में बनी when UN was founded. Now these are the challenges and the reforms. अब हम लोग मेनली देखेंगे कि ये क्या चैलेंजेस हैं और क्या रिफॉर्म है यूनाइटेड नेशंस के सामने। तो एक्चुअली में यूएन के सामने बहुत नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं। जब से यूएन बना तब से लेकर आज तक उसमें चैलेंजेस और रिफॉर्म्स को लेकर बहस होती रही है, डिस्कशन होता रहा है। तो यूएन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जैसे डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स, यूएन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स भी उसके आप में एक अपने आप में एक चैलेंज है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो अचीव कर सके और दुनिया भर के देश कैसे उसके साथ कोऑपरेट कर सके, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसने मेंटेन कर रखा है, अचीव कर रखा है, टारगेट है जो उसका, वो उसको अचीव कर सके। फिर उसके बाद दूसरा जो चैलेंज है वो मैनेजमेंट रिफॉर्म का है। This management reform that is to confront global challenges and to remain relevant in the fast changing world, कि आज की इस बदलती हुई दुनिया में कैसे
यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने आप को रेलेवेंट मेंटेन कर रखे, कैसे वो अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करें कि लोग उसको फॉलो करें, उसके अंडर काम कर सके, उसकी बातों को माने। ये भी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आपका एक चैलेंज आता है दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मेंबर स्टेट्स का, जो जो इसके मेंबर स्टेट्स है, दे कंट्रीब्यूट, सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स हैव as their fundamental underpinning the capacity to pay principals. The member state should pay their contribution unconditionally in full and on time, as delay in payments have caused an unprecedented financial crisis in the United system. तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो कामकाज है, इसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो भी अपने आप में यूएन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे यूएनओ के लिए चैलेंज है? तो जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन अनकंडीशनली टाइम पर फुल्ली पे करें, जिससे कि यूएन में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ पाए। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चीज को कैसे मेंटेन किया जा सके। उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है, हाउ टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यूएन बना ही इसीलिए था कि कैसे इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। अब आज की इस बदलती हुई दुनिया में सबसे बड़ा खतरा जो है वो पीस और सिक्योरिटी को ही है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है। तो इस तरीके से जो ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन हो, चाहे दो स्टेट्स में, दो राज्यों में, दो कंट्रीज के बीच में विवाद क्यों ना चल रहा हो, आतंकवाद का मुद्दा क्यों ना हो, चाहे प्रोलिफरेशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का इशू क्यों ना हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू क्यों ना, ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसके लिए थ्रेट है। तो यूएन किस तरीके से इनसे निपटेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि टेररिज्म को, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को हम कैसे रोके। आतंकवाद इस समय दुनिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है और यूएन अभी तक टेररिज्म से डील करने में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो किस तरीके से वो इस चैलेंज को ओवरकम करेगा, ये आने वाले वक्त में देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है यूएन के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। मैंने अभी आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस में, जो यूएनओ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, लगातार डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इंडिया हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऐसे देश हैं जो लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। इंडिया लगातार रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए, उसकी मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, और इंडिया वो डिजर्व करता है क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट किया। इंडिया ने दिखाया है दुनिया को कि भारत जो है वो विश्व को बहुत जगहों पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड दैट ग्राउंड दैट इंडिया एट प्रेजेंट should be given permanent membership in United Nations Security Council। और भारत अभी आज की स्थिति में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। अब भारत उसमें रिफॉर्म की वकालत कर रहा है। अब क्यों रिफॉर्म की वकालत कर रहा है, कैसे इंडिया के पास वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि इंडिया स्टैंड करता है कि हाँ मुझे परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। यही सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसको यही आपको लिखना होगा। तो हम लोग अब समझते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक्चुअली में इट हैज रिमेन्ड लार्जली स्टैटिक while the UN जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज एक्सपैंडेड कंसिडरेबली। तो यूएन जनरल असेंबली की जो मेंबरशिप है वो तो एक्सपैंड हुई, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो लार्जली स्टैटिक रहा, उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ। In 1965, the membership of the Security Council was expanded from 11 to 15. 65 में इसमें रिफॉर्म हुआ था जब 11 मेंबरशिप को बढ़ा के 15 कर दिया गया। Now there was no change in the number of permanent members. Permanent members में कोई चेंज नहीं हुआ। Since then, the size of the council has remained frozen. और तब से लेके आज तक जो साइज है काउंसिल का वो ऐसे ही सील हो गया है, फ्रीज हो गया है। Now this has undermined the representative character of the council. इससे कहीं ना कहीं जो काउंसिल का जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है वो स्पॉइल हुआ। An expanded council which is more representative will also enjoy greater political authority and legitimacy. तो काउंसिल को एक्सपैंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना आप इसको एक्सपैंड करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा
और उससे इट विल एंजॉय ग्रेटर पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी. Now, India has been calling for reform in United Nations Security Council along with Brazil, Germany and Japan. इनको हम G4 कंट्रीज कहते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं. उसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है, जर्मनी भी है और जापान भी है. तो इस वजह से इंडिया और ये चारों देश मिलकर के अपने आप को यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप देखना चाहते हैं, मेंबर्स के रूप में देखना चाहते हैं. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बड़ा विवाद का विषय है, डिस्प्यूट का एरिया, दैट इज द यूज ऑफ वीटो पावर. क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो ये P5 कंट्रीज हैं, इन्हीं के पास एक्चुअली में वीटो पावर है. तो ये देखा जाता है कि वीटो पावर जो है कहीं ना कहीं मिसयूज होने लग जाती है और एक लार्जर कन्वास, एक लार्जर वॉइस को ये दबा देती है. मतलब अगर जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर वो सब किसी एक पॉइंट पर एक कंसेंसस रखते हैं, एक राय रखते हैं, और कहीं अगर इन 5 देशों में से किसी एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो जो मैक्सिमम लोगों की वॉइस है वो कहीं ना कहीं दब जाती है. क्योंकि अगर वीटो लग गया तो कोई रिजोल्यूशन तो जो है वो ना तो पास हो सकता है, ना उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, कुछ नहीं होगा, कोई वीटो लग गया. तो वीटो का कहीं ना कहीं देखा गया है कि बड़ा मिसयूज होने लग जाता है, वन साइडेड हो जाता है. इसीलिए वीटो को लेकर के भी रिफॉर्म की वकालत होती रही है, बात उठती रही है. इंडिया वीटो में भी रिफॉर्म की बात करता रहता है. और क्या बातें करता है या क्या वकालत की गई है, किस तरीके की डिमांड उठी है वीटो को लेकर के, उसको देखते हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटिंग द यूज ऑफ द वीटो टू वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इशू. सबसे पहले तो आप ये कहा गया कि वीटो को आप थोड़ा लिमिट करिए, वीटो का लिमिटेड यूज होना चाहिए. रिक्वायरिंग एग्रीमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स बिफोर एक्सरसाइजिंग द वीटो. एक एग्रीमेंट होना चाहिए मल्टीपल स्टेट से वीटो के एक्सरसाइज या वीटो के यूज से पहले. बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वीटो को आप परमानेंटली एबॉलिश कर दीजिए, वीटो की कोई जरूरत भी नहीं है. तो वीटो के मिसयूज को रोकने का भी एक इशू है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. Now there are certain non-conventional challenges also before your United Nations organization. तो non-conventional challenges क्या क्या है, जैसे दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा करना, क्लाइमेट चेंज को देखना, रिफ्यूजी पॉपुलेशन एजिंग जो हो रही है, इन सारे एरियाज पे काम करना. ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन कन्वेंशनल चैलेंजेस है. नाउ ऑल्दो दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज नंबर ऑफ चैलेंजेस, लेकिन फिर भी इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल. उसने काम किया है बहुत अच्छा, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि जो उसका टारगेट है या जितना उसको और अच्छा करना चाहिए था, अभी वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाया. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट्स भी रही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ह्यूमैनिटीज के लिए काम किया है, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को बनाने के लिए काम किया है, दुनिया में गरीबी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, इसको चेक करने के लिए, इसको देखने के लिए उसने काम किया है. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी उसने ठीक ठाक काम किया है. बट हाँ, उसको और बहुत रिफॉर्म की जरूरत है. नाउ दीज आर सर्टेन एजेंसीज, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ. आप इसको एक बार देख सकते हैं. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो हेडक्वार्टर्स है, फाउंडिंग ईयर्स है, इन्हें आप प्लीज याद करिएगा. क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है आपका, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है आपका, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है आपका, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, पॉपुलेशन फंड, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी एंड ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम.
United Nations Inter-Regional Crime and Justice Research Institute, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, United Nations Development Program. So these all are specialized agencies of UNO, United Nations University, United Nations Conference on Trade and Development, International Atomic Energy Agency, United Nations Human Settlement Program, the Joint United Nations Program on HIV and AIDS, World Food Program, Office of High Commissioner for Human Rights. तो इसको आप एक बार जरूर प्लीज देख लीजिएगा, वीडियो आपके पास रहेगा ही रहेगा। ये सारे जो एजेंसीज हैं इन्हें आप प्लीज याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया किस तरीके से अपना रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। मैंने आपको भी बताया कि भारत लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और रोल की डिमांड कर रहा है, वो चाहता है कि उसका रोल और बढ़े। क्यों? क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो भारत की ये डिमांड रही है कि अब समय आ गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और इंपॉर्टेंट पद मिलना चाहिए और इंपॉर्टेंट रोल मिलना चाहिए, उसका रोल एक्सपैंड होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस टू द रिफॉर्म? नाउ चैलेंजेस टू द रिफॉर्म से पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के पास वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके दम पर भारत जो है ये परमानेंट सीट की डिमांड कर रहा है। देखिए, सबसे पहले इंडिया वाज अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हम फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, जब से यूएनओ बना है तब से हम इसके मेंबर हैं, और हमें इसका परमानेंट मेंबरशिप नहीं बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया हैज बीन अ लीडर एंड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। जो भी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन जाती है उसमें भारत कॉन्टिन्यूसली कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ऑलवेज हैज बीन अपहोल्डिंग यूएन प्रिंसिपल्स। हम हमेशा यूएन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, खुद भी मानते हैं और वर्ल्ड वाइड भी ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉज जो है वो प्रिवेल होने चाहिए। इंडिया इज द मेजर बिग इकोनॉमिक इमर्जेंट पावर। India's picture in the UN as well as in the world has increased, whether it is in the election of ICJ. इंडिया का ही ये योगदान है कि आज इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। इंडिया एंजॉयज बैकिंग ऑफ मेजर पावर्स। बहुत सारे ऐसे मेजर पावर्स हैं जो भारत को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इंडिया हैज बीन अ रिस्पॉन्सिबल पावर। हम एक जिम्मेदार शक्ति है, एक जिम्मेदार देश है, और भारत ग्लोबल पीस एफर्ट्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमने ऑपरेशन राहत और संकट मोचन के तहत हमने जो है यमन से प्लस साउथ सूडान से लोगों को वहां से बाहर निकाला, रेस्क्यू किया। तो इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, और हमारे पास वो सारे पैरामीटर्स हैं जब हमको इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इतने चैलेंजेस हैं रिफॉर्म को लेकर के कि वहां रिफॉर्म अभी हो नहीं पा रहा है। उसमें एक सबसे बड़ा इशू आता है आपका चाइना का, कि चाइना इंडिया के लिए वीटो लगा देता है, इंडिया का वो परमानेंट मेंबरशिप का रेजोल्यूशन ही नहीं पास होने देता। उसके अलावा बहुत सारे और भी चैलेंजेस है, क्यों नहीं रिफॉर्म हो पा रहा है यूएन में। तो यूएन में रिफॉर्म सबसे पहले इसलिए नहीं हो पा रहा है, बड़ा ही लेबोरियस एक तो प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। तो इसको लेकर के क्योंकि लेबोरियस प्रोसेस है तो वहां बहुत इंटरेस्ट नहीं आदमी दिखा रहा। लैक ऑफ कंसेंसस, आपसी सहमति नहीं बन पाती, कोई किसी के अगेंस्ट चला जाता है, कोई किसी के अगेंस्ट चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भारत परमानेंट मेंबरशिप के लिए बात करेगा तो चाइना अगेंस्ट हो जाता है। नैरो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है वहां पर, मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आदमी पहले आगे रखता है। तो जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखने लग जाते हैं, इसी वजह से वहां पर ये सारी चीजें इशू क्रिएट हो जाती है। G4 कंट्रीज जो हैं उनकी डिमांड को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो G4 जो भी वहां पे परमानेंट मेंबरशिप के लिए डिमांड कर रहे हैं G4 कंट्रीज, उनकी बात को जो P5 मेंबर्स हैं वो डिनाई कर देते हैं। P5 का जो वीटो पावर है वो वन साइडेड हो जाता है, वो जो है एक कंसेंसस के थ्रू उनका वीटो पावर नहीं लगता, वीटो पावर का मिसयूज जाता है। स्पेशली चाइना
अपने वीटो पावर का बहुत मिसयूज करता है अगेंस्ट इंडिया। अफ्रीकन पोजीशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया हैज बीन जनरली सपोर्टिव ऑफ अफ्रीकन पोजीशन where it has demanded one seat for its nominee. The problem is that Africa wants to reserve the right to nominate the country by itself rather than leaving it to UN General Assembly. This is not acceptable to any member. अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अफ्रीका जो है वो अपने राइट्स रिजर्व रखना चाहता है कि वो नॉमिनेट करेगा, यूएन जनरल असेंबली नहीं करेगी। अब इस पर बात नहीं बन पा रही, इसी वजह से वहां पर रिफॉर्म्स हो ही नहीं पा रहा। लैक ऑफ रिकॉर्ड, this is major issue. So one of the major issues is your lack of records of ongoing negotiation. Every time the meeting starts, the negotiation must start from scratch. कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जब भी मीटिंग होती है राइट फ्रॉम द जीरो मीटिंग शुरू होती है। तो ये सारे चैलेंजेस है कि क्यों नहीं यूएन में रिफॉर्म हो पा रहा। इंडिया की जो बात है वो वहां पर किस तरीके से चीजों को देखा जाए, किस तरीके से वहां पर रिफॉर्म के लिए इंडिया की बात को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपना ईगो, अपने इश्यूज वहां पे इतने डोमिनेट हो जाते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो G4 के मेंबर्स हैं, उनकी बात ही कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो G4 मेंबर्स को एक बार समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया G4 मेंबर्स कौन कौन से हैं। दैट इज इंडिया है, ब्राजील है, जापान है और जर्मनी। ये चार ऐसे कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्टिन्यूअसली परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब इनके अगेंस्ट भी लोग हैं। इनके अगेंस्ट कौन कौन लोग हैं? तो इनके अगेंस्ट ऐसे देश हैं जो इनका विरोध करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इटली है, स्पेन है, अर्जेंटीना है, टर्की है। ये वो कंट्रीज है जो चाहते नहीं। जैसे इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तानी है कि भारत परमानेंट मेंबर बन जाए, कभी पाकिस्तान नहीं चाहेगा, तो उसका सपोर्ट चाइना करता है और चाइना जो है वो वीटो लगा देगा। इसी वजह से वहां पर एक कंसेंसस बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूअसली इस बात को लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और यूएन में रिफॉर्म होने चाहिए। अब देखिए करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। चाइना जापान का विरोध करता है, आपस के क्लैशेस इतने डोमिनेट कर रहे हैं कि यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां रिफॉर्म अर्जेंटली रिक्वायर्ड है वहां रिफॉर्म नहीं हो पा रहा। इटली एंड स्पेन अपोजेस जर्मनी, अर्जेंटीना एंड मैक्सिको ब्राजील के अगेंस्ट है। अफ्रीकन कंट्रीज हैव नॉट कम अप विद देयर कैंडिडेट्स। जो अफ्रीकन कंट्रीज उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं। इंडिया हैज इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज बैलेंस ऑफ पावर रिफ्लेक्टिव ऑफ 1945 एंड नॉट टुडे। तो जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना, ये बहुत पुरानी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करता है, आज के हिसाब से काम नहीं करता। तो आज के हिसाब से इसको अपने आप को चेंज करना चाहिए। Now, out of 122 members who have given their comment on negotiation, 133 follows the reform. सभी रिफॉर्म चाहते भी नहीं है। All the permanent members have their angularities when it comes to expanding the United Nations Security Council, with France supporting openly. तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वही रिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं है, तो इस वजह से तो रिफॉर्म नहीं हो पा रहा। Now, India follows an independent foreign policy, which is very often not seen as those in power sitting with sync with them. तो भारत की विदेश नीति या भारत की बात के साथ जो भी वहां पे परमानेंट मेंबर है वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि वहां पर जो रिफॉर्म्स की बातें होती हैं वो बातें ही होती हैं, सिर्फ कोई उस पर एक्शन नहीं हो पाता। अगर मान लेते हैं भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है और यूएन में रिफॉर्म हो जाता है, तो इंडिया को क्या उससे अचीव होगा, क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है और आपके लिए समझना। देखिए अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हमें क्या हासिल होगा? सबसे पहले तो एक तो हमारी जो ग्लोबल पावर है वो बढ़ जाएगी। हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज बढ़ जाएगी, ग्लोबल पावर के रूप में हमारी पहचान होगी। वी कैन प्रोजेक्ट आवर इंटरेस्ट मोर पावरफुली। जो हमारे हित के इश्यूज है, जो हमारा इंटरेस्ट का इशू है, उसे हम और ताकत से और मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख पाएंगे। वी वुड बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो जो पीस और सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम जिम्मेदार हो जाएंगे। तो भारत को कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबरशिप के मिलने से इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, जो ग्लोबल प्रेस्टीज है इंडिया की, जो उसके पास ग्लोबल पावर होगी वो बढ़ेगी, उसकी इमेज बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हम चाइना को, पाकिस्तान को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारी
जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे जो इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, उन्हें हम, जैसे आतंकवाद हो गया, उन्हें हम बहुत मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सामने रख पाएंगे। तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत की इस डिमांड को इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाएगा तो जो पैरामीटर्स चाहिए वो सब पैरामीटर्स इंडिया के पास अवेलेबल है। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। आज यूएन में, यूनाइटेड नेशन में मल्टीलैटरलिज्म रिक्वायर्ड है। भारत मल्टीलैटरलिज्म की रिक्वायरमेंट की बात करता है। बिल्कुल यूएन में मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, और भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये इंडिया का हक है, इंडिया का अधिकार। So these all were the some points, some topics related to your United Nation organization, especially United Nations Security Council. अब अगर इस टॉपिक से मान लीजिए हम मेंस में, ऑप्शनल में क्वेश्चंस की बात करें अगर, या जीएस की बात करें, तो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डिस्कस द नीड फॉर रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है तो ये एक ही क्वेश्चन, लेकिन एक में उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे। पहला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरा डिस्कस द नीड फॉर द रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसे हम लोग समझते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। यूएनओ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, क्यों बना था, कब बना था, ठीक। उसके बाद आप स्ट्रेट अवे इसके पार्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस पर आइए। जितने इसके ऑर्गन्स है उसको लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आइए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंट्रोडक्शन दीजिए, इसके बारे में लिखिए, और इसके सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। इसको समझाते हुए फिर आप इसमें बताइए कि रिक्वायरमेंट है अब इसमें रिफॉर्म की, क्यों, क्योंकि इसके जो नंबर्स है, जो मेंबर्स हैं, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मोर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म बढ़ना चाहिए। रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट को आपको यहाँ पर शो करना है। रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट जब आप शो करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द नीड फॉर रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं। रिफॉर्म को जब आप लिखेंगे तो यहीं पे आप इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे कि भारत की क्या डिमांड है, भारत किस तरीके की डिमांड इसमें कर रहा है, और भारत की क्या पोजीशन है। तो हमारी क्या पोजीशन है, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, व्हाई इंडिया इज डिमांडिंग रिफॉर्म, और इंडिया को क्यों इसमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये भी आपको इसमें शो करना है। फिर उसके बाद एट लास्ट एंड जब आप करेंगे तो आप इसके सामने जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, क्यों नहीं रिफॉर्म हो पा रहा है, मैंने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है क्या क्या रिफॉर्म्स के सामने चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस जैसे ग्रुपिज्म है, डोमिनेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है, मिसयूज ऑफ वीटो पावर है, लैक ऑफ कंसेंसस है, ये सब चीजें आप चैलेंजेस में दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट चलेगा इस क्वेश्चन के आंसर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा, लिखिएगा, और आप इसको सेंड भी कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को चेक करके आपको कमेंट दूंगा कि इस क्वेश्चन में आपने कहां पर क्या गलती की है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।